अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड पुअर्स ने पाकिस्तान की रेटिंग को एक दर्जे बेहतर कर दिया। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग तो नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन एक दर्जा भी ऊपर आती है तो हम बहुत खुश होते हैं। ना हमारे रिजर्व्स अभी इस काबिल हैं कि बहुत दुनिया में खुशी से बता सकें कि हमारे रिजर्व्स की ये पोजीशन है, इतनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ गई है, सरमायाकारी हो रही है और पाकिस्तान एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। वो वाली सूरत हाल अभी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक एक कदम भी हम ऊपर की जानिब जाते हैं तो एटलीस्ट उसको सेलिब्रेट करते हैं कोई अच्छी खबर देने की खातिर। आर्मी चीफ़ के साथ जो कारोबारी बरदरी की मुलाकातें हुई उसमें बहुत सारे इशूज़ सामने आए और उसमें से एक बुनियादी इशू ये था कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अब बहुत सारे और इशूज़ में से एक पॉलिसी इंटरेस्ट रेट आ जाता है, आपकी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट आ जाती है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी पाकिस्तान में कभी रही नहीं, उसके सवालात सामने आ जाते हैं। अभी जो हालिया बजट के अंदर कुछ इक़दाम किए गए थे जिसमें किसी को पकड़ सकते हैं, वो सेल्स टैक्स की कुछ 37A और 37B की क्लॉजेज ऐड की गई हैं, वो वाले मामला सामने आ गए और इस तरह के बेशुमार इशूज़ थे। और वन ऑफ द इशूज़ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि आप जो मर्ज़ी कर लें जब तक आप डॉलर कमाएंगे नहीं आपकी वल्नरेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। हमारे यहाँ ये हमेशा कहा जाता है कि हमने तरक्की कर ली और आइंदा हमने 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हासिल करनी है। कल भी हमें प्रोग्राम में ये जो मेहमान हमारे साथ थे उन्होंने जिक्र किया कि आर्मी चीफ़ को भी बात बताई गई कि 100 अरब डॉलर की पाकिस्तान से हम बरामदात करेंगे। तो हकीकत यह है कि पिछले 15 से 20 साल में हम कोई 22-23 से लेकर 30 अरब डॉलर के दरमियान हर साल घूमते हैं और बहुत ज़्यादा इन्हिसार ये होता है कि हमने चावल कितना एक्सपोर्ट किया पाकिस्तान से या दूसरी ज़रिए अजनास हमारे पास हैं कुछ बरामद करने के लिए या नहीं है। और अगर कुछ ऐसा वेदर पैटर्न मिल जाए कि हमें गंदम इंपोर्ट करनी हो, चावल के ज़्यादा कोई सरप्लस दस्तयाब नहीं हो, कॉटन की सूरत हाल ख़राब हो, तो फिर हम बड़े पैमाने पर फूड आइटम्स इंपोर्ट पाकिस्तान में कर रहे होते हैं। तो एक्सपोर्ट से तो क्या मिलना है, दरामदात ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। ये आज के प्रोग्राम का हमारा महवर होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव कैसे करना है, बरामदात कैसे होनी है, सरमाया यहाँ कैसे आना है। पिछले 2 साल पाकिस्तान में हमने एक सेक्टर ऐसा था आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, उसको बेड़ा गर्क करने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों? हमने ट्विटर बंद करना था, हमने उसके ऊपर फायर वॉल लगानी थी। तो अगर हमारी पॉलिसी प्रायोरिटी यही है कि एक सेक्टर जो खुद से ग्रो कर रहा है, किसी हुकूमती इंसेंटिव से ग्रो नहीं किया, हुकूमत ने कुछ नहीं दिया उसको, खुद से वो ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान को अरबों डॉलर कमा के दे रहा है और दे सकता है, उसको हमने उसकी ग्रोथ स्टाइफल करने के लिए हर बुरी हरकत की है। तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं अपने अपने शोबे के लीडर, उनसे पूछेंगे कि ये इनके जहन में क्या खाका है, क्या इकदाम करने की ज़रूरत है, अभी कहाँ खड़े हैं और कैसे आगे बढ़ना है। हमारे साथ आज कराची स्टूडियोज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना। मिफ्ता साहब वेरी वार्म वेलकम। आसिफ पीर साहब हैं, CEO हैं सिस्टम लिमिटेड के, और पाकिस्तान में ये जो IT की बरामदात हैं उसमें बहुत बड़ा नाम है और ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। मारूफ सनतकार हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से इनका बहुत बड़ा नाम है। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ, सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मिफ्ता साहब आपसे आगाज़ करेंगे, कैसे ठीक करें ये सारी चीज़ें? शुक्रिया नदीम भाई। देखें, फंडामेंटल मसाइल हैं हमारे मुल्क में, ऐसा नहीं है कि लोगों को ठीक नहीं करना है, सबको ज़ाहिर है ठीक करना है, लेकिन मसाइल क्या है? मसाइल ये हैं कि तालीम यहाँ पे नहीं है, मसाइल यहाँ पे है कि आपकी वर्कफोर्स स्किल्ड नहीं है, मसाइल यहाँ पे हैं कि यहाँ पे टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है, गैस का रेट ज़्यादा है। ये तो एक ओवरऑल मसाइल है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक मसाइल आरिफ हबीब साहब आपको बता सकते हैं, आसिफ पीर साहब बता सकते हैं। अब इन सब की वजह क्या है? इन सब की वजह यह है कि हुकूमत टैक्स क्यों ज़्यादा लेती है, टैक्स रेट्स क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि हुकूमत के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। आप वफाक से पूछेंगे तो बोलेंगे यार 60% पैसा तो हम सूबों को दे देते हैं। तो अब ये हम 20 साल से बात कर रहे हैं कि यार NFC अवार्ड को थोड़ा सा रिवाइज डाउनलोड करें, हम बातें कर रहे हैं, 2010 में शुरू हुआ है, मुझसे 12 से बातें कर रहे हैं, आज तक किया नहीं है। NFC अवार्ड को कम करना चाहिए तो कि वफाक के ऊपर प्रेशर कम हो जाए, वफाक के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, आपके डेफिसिट्स कम हो जाएंगे तो आपकी इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो जाएंगे, आपकी इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, आपको डॉलर के ऊपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। उसके बाद आप टैक्स रेट्स कम कीजिए। आप ये नहीं कर सकते कि इस खित्ते की सबसे महंगी बिजली बेचें, इस खित्ते की सबसे महंगी गैस बेचें, इस खित्ते पे बल्कि क्या दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स रखें और फिर उम्मीद करें कि हम तरक्की करें। ये नहीं हो सकता। और इसका एक जो प्रूफ है वो ये है कि 25 साल में ये पाकिस्तानी हैं, आरिफ भाई जैसे, आसिफ भाई जैसे, वो तो इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन कोई एक फॉरेनर आया है $1 लेकर पाकिस्तान में जिसने यहाँ से कुछ बना के एक्सपोर्ट किया है? आंसर इज़ ज़ीरो।
कोई फॉरेनर नहीं आया। बहुत सारी कंपनियां पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान छोड़ गई, लेकिन सर वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट चले गए, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट भी पाकिस्तान से बना के कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करती थी, राइट, आप बांग्लादेश में चले जाएं तो आपको कोरियन इन्वेस्टर मिलेगा जिसने बांग्लादेश में फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। वियतनाम में चले जाएं तो आपको सैमसंग से लेके नाइकी से, एडिडास से सब आपको मिलेंगे जिन्होंने वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना के अंदर जो कारोबार था, चाइना पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आए, उन्होंने वियतनाम में फैक्ट्री लगाई। चाइना चाह रहा था कि पाकिस्तान आ जाए सीपैक के बाद, सीपैक पार्ट 1 के बाद चाइना कोशिश कर रहा था कि आ जाए पाकिस्तान, हम ऐसे माहौल ही पैदा नहीं कर सके। सो ये हमको, जब तक हमारी एक फंडामेंटल सोच होनी चाहिए कि हमारी गवर्नेंस नाक़िस है, हमको अपनी गवर्नेंस को छोटा करना है, हमको चीज़ें प्राइवेटाइज़ करनी है, हमको हर चीज़ पे कदगन नहीं लगानी है, और हमको टैक्स रेट्स कम करने हैं। उसकी जब तक ये नहीं करेंगे आप, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता माजरत के साथ। आसिफ पीर साहब, आप क्या फरमाते हैं? आपका एरिया ऐसा है कि हम बहुत उम्मीदें लगाते हैं कि आप पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहे हैं और दे सकते हैं, पोटेंशियली आपके पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। जो सारी उम्र हम टेक्सटाइल की तरफ देखते थे, अब हम आपकी तरफ देख रहे हैं। नो, आई थिंक फर्स्ट ऑफ अस्सलाम वालेकुम एंड शुक्रिया आपने मदू किया। डेफिनेटली आई थिंक आईटी का तो पोटेंशियल आपने खुद देखा, और लास्ट 5 साल का आप कैगर देखें, जो ग्रोथ रेट है वो फिनोमिनल है। और जिस तरह आपने बताया कि आईटी की एक ग्रोथ है जो कि आ रही है, और आई थिंक इंशाल्लाह आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इट विल कंटिन्यू, बिकॉज इस इंडस्ट्री में इंटरवेंशन की ज़रूरत है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो खुद ना चल सके अपने पाँव पे। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू ग्रो, जो मेरा फर्म बिलीव है। अब आपका जो सवाल है कि क्या हम उसको अब किस तरह हाइपर ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, कि देखें 10-20% आपने देखा है कि खुद ही इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब 3.6 है तो इंशाल्लाह अगले साल 4 को भी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि इतना मोमेंटम बना हुआ है, इतना फ्रीलांसर आ रहा है, इतनी लोग कंपनी स्टिल ग्रो कर रहे हैं, और पाकिस्तान में टैलेंट तो है सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक अब हमें इसको अनलीश करने के लिए हमें करना क्या है, ये सवाल है, राइट। अब एआई जो इस वक्त, मैं एक कहूँगा कि सबको पिवट करने की ज़रूरत है इस वक्त, बिकॉज़ ये इतना बुनियादी पिलर हो गया है इस वक्त। अगर आप एआई को इस वक्त सही तरह अपनी यंग जनरेशन में, जिस तरह हमारी नेबर कंट्रीज़ में सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट किसी यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, क्योंकि हमें यंग बच्चों को ये सिखाना है आज। और ज़रूरी नहीं है कि आप सबको कोडिंग सिखा दें, आप तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं, आप ट्रेनिंग करते हैं मॉडल्स की, तो बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी लाइक जीनियस रॉकेट साइंटिस्ट टू फिगर आउट कि आपने प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग। तो अभी जो जितना भी हमारा, अगर एमरजेंसी की बात आप करेंगे, अगर एक्सपोर्ट हमने ग्रो करनी है, तो इस वक्त हमें फोकस करना चाहिए यंग बच्चों पे, और जितने फ्रीलांसर्स हैं, फ्रीलांसर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, कोई क्वांटिटी आपको अप डाउन बताता रहेगा, नंबर्स पे मत जाएं, बट फ्रीलांसर्स हैं हमारे पास, फ्रीलांसर्स की इकॉनमी है। उन फ्रीलांसर्स की ईल्ड को बढ़ाना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर वो आज $1000 वो बच्चा कमाता है, क्या वो $1500 कमा सकता है डॉलर पर मंथ, या $2000 कमा सकता है? तो बिल्कुल कमा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कमा रहा है। अब इसको सिर्फ हमने टूल्स इनेबल करने हैं, राइट। क्या रुकावट है उसको होल्ड बैक? आई थिंक होल्ड बैक तो कुछ नहीं है। आई थिंक ज़ाहिर है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो टूल्स, जो टूल्स के लाइसेंसिंग होती है एज ए फ्री, लेकिन कोई चीज़ फ्री वाली चीज़ के फीचर्स फ्री वाले ही होते हैं, राइट। इफ़ यू नीड टू प्रोफेशनली एक्सेल एंड डू समथिंग, तो उसके लिए आपको वो टूल्स के कुछ लाइसेंसिंग, अगर गवर्नमेंट हंगामी बुनियाद पे नेगोशिएट करे लोगों से, और इन बच्चों को टूल्स, एक होता है ना बल्क परचेज, कंट्रीज़ जब नेगोशिएट करती हैं कंपनी से तो एक डिफरेंट डील लेके आती हैं। अगर मैं नेगोशिएट करूँगा एक डिफरेंट डील लेके आऊँगा, तो हमारे लेवल पे या कंट्री के लेवल पे इन टूल्स की और इन ट्रेनिंग मटेरियल, आप देखें वो हमारे पास ट्रेनर नहीं है, हमारे पास बहुत सारे टीचर, अगर मैं कहूँ कि सबको ट्रेन करना शुरू कर दें, ये करना शुरू कर दें, तो आपके पास ट्रेनर ही नहीं होंगे, आपके पास टीचर नहीं होंगे, तो आप कैसे ट्रेन करेंगे? तो आप बूट कैंप और इतने कोर्सेज आ गए हैं, और विद द एआई हेल्प, कि अगर बच्चे में IQ और EQ है, थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग है, तो वो खुद ही एक्सेल कर सकता है अपने आप को। तो हमें इस वक्त इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है। आई थिंक एक ही चीज़ पे फोकस अगर हम करें कि हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस वक्त इस पे जितना फोकस कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ AI, नॉट जस्ट ट्रेडिशनल वे, बिकॉज मैं हमेशा, काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा, मैं भी कहता हूँ कि AI रिप्लेस किनको करेगी? जो AI यूज़ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गायब हो जाएगा। तो AI विल रिप्लेस दोज हु वोंट यूज़ द AI। सो हमें इसको पिलर बना के हंगामी बुनियाद पर, नॉट जस्ट द AI पॉलिसीज़ एंड अदर स्टफ, वी हैव टू गो इनटू द एग्जीक्यूशन। और उसके लिए जो जो चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, डेटा सेंटर्स चाहिए,
आपको ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, आपको ट्रेनिंग मटेरियल चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी में HEC या वेरेवर ये चीज़ें आपको इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा ताकि जो भी बच्चा आए उसको ये समझ हो और वो आके चाहे वो फ्रीलांसर बने, चाहे वो हमारे पास आए, चाहे वो छोटी कंपनी खोले, लेकिन वो एक्सपोर्ट पे फोकस हो उसका कि भाई मुझे बाहर अपने आप को बेचना है और रास्ता खोलें हम, ताकि उसका रास्ता खोलें। और आपने जो कहा कि ज़ाहिर है अभी आप अगर कराची में आई थिंक टेलको हम सब यूज़ करते हैं, मोबाइल इंटरनेट राइट या मोबाइल डेटा, क्या वो ऑप्टिमल है इस वक्त? क्या आप रास्ते में बैठ के कॉल्स ले सकते हैं अपनी टीम्स पे, जूम पे? आप कॉन्फिडेंट होंगे कि कॉल आपकी डिस्कनेक्ट नहीं होगी? सो सर ये तो बेसिक है ना। तो डिजिटल पाकिस्तान का जो हमारा विजन है, आई थिंक जो भी टेलकोज के मसाइल हैं वो टेलकोज वाले बेहतर बता सकते हैं, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। और लोग आ रहे हैं, देखें बैंडविड्थ उतनी ही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो क्या होगा? अच्छा मैं इसकी आपकी तरफ दोबारा इस सवाल को लेकर आऊँगा। अभी 5G वाला भी इशू है तो मैं दोबारा आपकी तरफ इसको लेकर आता हूँ। पहले आरिफ साहब से भी पूछ लें। आरिफ साहब, आप पाकिस्तान में आपकी उम्र गुजरी है, मैं तो आप लोगों को कहता हूँ आप लोगों ने सारों ने पाकिस्तान की खिदमत की है, जिसने यहाँ सरमायाकारी की, फैक्ट्रियाँ लगाई, डिफरेंट बिजनेस किए, जॉब इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की। तो क्या चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने में मुआवनत कर सकती है, रास्ते हमारे खोल सकती है, हम एक ऐसी कौम की तरह आगे बढ़ें जिसकी पायदार तरक्की हो, ये ना हो कि 2 स्टेप आगे जाएं और 4 पीछे चले जाएं? आई थिंक जो बेसिक इश्यूज और मसाइल तो वही हैं जो आई थिंक मिफ्ता साहब ने जो है वो बताएं कि इस वक्त अगर हम देखते हैं कि हम इमीडिएटली क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे और पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट में, तो उसमें सिर्फ यही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और पिछले दिनों जो रुपए की इतनी ज़्यादा जो है वो डिवैल्यूएशन हुई और उसके बाद से जो है वो हम देखें तो हर यूटिलिटी की जो है वो कीमत बढ़ गई। और फिर चूंकि इन्फ्लेशन बढ़े तो फिर इंटरेस्ट रेट हाई हो गए, तो आपकी यूटिलिटी की प्राइस देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी की कहाँ थी और कहाँ चली गई, इसी तरह गैस की प्राइसेस कहाँ थी और कहाँ चली गई। फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% हुआ करते थे, वो बढ़ के 22% और बोरोर के लिए तो वो 24% तक चले गए। फिर टैक्स जो है वो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। टैक्स रेट जो है हम 29% पे थे, अब जो है वो हम सुपर टैक्स को मिलाते हैं तो 39 है। और फिर दूसरे जो डिविडेंड टैक्स एंड जो है होल्डिंग कंपनी टैक्स और ये सारी चीज़ों को करते हैं तो वो भी बहुत हम हायर साइड पे हैं। तो उस वजह से जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हम पाकिस्तान की तरफ देखते नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाई है। अब किन एरिया में, और आपने अपने जो है वो इब्तिदाई में सही बताया कि जब तक हमारे पास एक जो है रीजनेबल रिजर्व्स नहीं होंगे तो फिर सरमाकारों का जो है वो एतमाद पाकिस्तान पे वो रहेगा। फिर हमारी जो इवन बोरिंग की कॉस्ट भी जो है वो हमें काफ़ी जो है वो महंगी पड़ती है। तो अब जब ये हम इस मसले से निकले कैसे, देखें इस वक्त तो सबसे ज़्यादा जो होप है और उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं वो आसिफ पीर साहब का शोबा है और वो IT का शोबा है। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो नेट उनकी डॉलर अर्निंग है। देखें आप टेक्सटाइल में जाते हैं तो टेक्सटाइल में कॉटन को इंपोर्ट करना पड़ता है और इनपुट जो है वो आपको इंपोर्ट्स करने पड़ते हैं, तो नेट बेसिस पर जो है वो पाकिस्तान को ऐसे खातिर ख्वाह जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो नहीं मिलता। फिर जो दूसरे एरियाज़ हैं, मैं समझता हूँ ये कॉस्ट के अलावा हमें ज़रा अपनी पॉलिसी मेकिंग में भी जो है वो मुझे कमज़ोरियाँ लगती। बहुत सारे ऐसे जो है वो सेक्टर्स हैं कि जहाँ हम अगर पूरी तरीके से जो है वो अटेंशन दें तो हमारे पास उन मटेरियल के रॉ मटेरियल जो है वो अबंडेंट मौजूद है। जैसे मैं अभी सीमेंट को लेता हूँ तो सीमेंट की जो है वो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। अब उसको पॉलिसी मेकर्स को बैठना चाहिए कि हम कैसे कि सीमेंट की जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। ऐसे दूसरे जो है दूसरी जगह दूसरा हम करंट अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं कि हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को जो है वो हम बेहतर करें। अनफॉर्चुनेटली कॉटन प्रोडक्शन में जो है वो हमने में डिक्लाइन ही रहा है। हम राइस को और ज़्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं, टाइम्स हमको वीट भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम ऐसे एरियाज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करें मुख्तलिफ ऐसे शोबों में कि जहाँ वैल्यू एडिशन करके आप बेटर जो है
फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। फिर इसमें हमने बहुत ही देर कर दी है माइनिंग में। माइनिंग एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो है, और उसको भी जो है वो हम इतना तेज़ी से जो है वो अनलॉक नहीं कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि कुछ तो ये रीसेंट पास के अंदर जो है कुछ 5-6 साल के अंदर जो है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया। इंटरनेशनली भी जो है वो कोविड भी आया, और यूक्रेन रशिया वॉर का भी जो है वो हम बहुत बड़े विक्टिम रहे। लेकिन फिर भी ऐसा नज़र आता है कि इस पीरियड के अंदर पॉलिसी मेकर्स का कोई कंट्रोल नहीं था, और वो जो डिक्लाइन है वो होता गया। फिर ये कि IMF आया, और IMF ने फिर कंडीशनलिटीज़ की, और वो कंडीशनलिटीज़ ज़ाहिर है पब्लिक फाइनेंस के लिए तो बेहतरी हुई, लेकिन आम लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो बढ़ गई। तो अब नो डाउट कि हम ये इनिंग बुरी तरह हम हार गए हैं, लेकिन अब हमको ये चाहिए कि हम किस तरह अपने आप को दोबारा जो है रीगैदर करके हम कैसा ये करें कि ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें जो है वो बेहतर। और वो आपने बिल्कुल कहा कि एक तो ख़बरें हमारे लिए अच्छी खबरें कम होती हैं, और थोड़ी बहुत भी आती हैं तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी खबरों पे भी के इक़दामात को भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि उसमें बेहतरी आए। तो आई थिंक ये ओवरऑल जो हमारी मुश्किलात हैं। फिर दूसरा हमारे इन्वेस्टमेंट का मसला है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इस पे मेरे ख्याल में थोड़ा सा मिफ्ता साहब से पूछ लें, जो कारोबारी बरादरी से हम लोगों ने इंटरेक्शन किया, तो मिफ्ता साहब एक तो उनकी बहुत शिकायत है कि पॉलिसी रेट जिसके ऊपर हम चल रहे हैं अभी और जो इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर सरमायाकारी तो मुकामी सरमायाकार भी नहीं करेगा, बाहर वाले को तो आप छोड़ ही दें। पहले 22 था, अभी भी 11 पे हम कह रहे आधा कर दिया, लेकिन टू हाई ऊपर इंश्योरेंस की कॉस्ट डालें तो आप किसी काम के जोगे रह ही नहीं जाते, सरमाया की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। दूसरा भी डॉलर का इशू बार बार आता है, तो डॉलर 6-7 अरब डॉलर स्टेट बैंक ने बाय किया मार्केट के अंदर से। आप ज़रा इंटरेस्ट रेट और नीचे करेंगे तो ये 300 क्रॉस कर जाएगा। कैसे मैनेज करें दोनों? सर देखिए, पिछले 9 महीने में 6.5 बिलियन स्टेट बैंक ने लिया। अब ये हमारी पुरानी गलतियों का इजाला है ना, ठीक है, लेकिन साथ साथ हुकूमत ने फिर 26 बिलियन डॉलर्स कर्ज लिया इस साल, जिसमें कुछ री रोल दिए हैं। इसका मतलब है कि अगले साल भी फिर हमको यही पैसे वापस करने पड़ेंगे। 12-14 अरब डॉलर तो चाइनीज रोल ओवर है, नहीं 10 अरब डॉलर तो एक डिपॉजिट है, और बाकी और बाकी पैसे कराने पड़ते हैं रोल ओवर। तो पॉइंट है इसके, ये जो आपका कर्ज तो कम नहीं हो रहा, कर्ज तो वहीं खड़ा है। आप क्योंकि आप इस बार चलो 2 बिलियन डॉलर्स का आपका सरप्लस आया करंट अकाउंट, वरना तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है। अब आपको ये बात तय करनी चाहिए कि यार हम इस नॉन प्रोडक्टिव कर्ज से, प्रोडक्टिव कर्ज लें वो और बात है, नॉन प्रोडक्टिव कर्ज से निकलने के लिए हमको थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे चीज़ें अट्रैक्टिव बनानी होंगी। उस चीज़ों को बनाने के लिए आपको कुछ करना होगा। काम क्या बेचेंगे हम? आईटी वाले तो ये कर रहे हैं ना, आप क्या बेचेंगे बताएं सर? आप सोच नहीं सकते कि हम क्या बेच सकते हैं। जो दुनिया में जो चीज़ें बिकती हैं उसमें से आधी चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं। मतलब मैं अपना एक बताऊँ कि हम कैंडी बिस्किट बनाते हैं, कोई नहीं सोचता था। इस आपकी वजह से पाकिस्तान में शुगर महंगी है, ठीक है, नहीं मेरी वजह से नहीं है, हुकूमत की वजह से है। ये हुकूमत का शौक था शुगर महंगी करना, मेरा तो नुकसान होता है। तो लेकिन द थिंग इज़ कि पहली 2-4 साल, पिछले 15 साल चीनी इंटरनेशनल मार्केट से महंगी होती है, तो कैंडी बिस्किट तो नहीं बिक सकता है मिसाल के तौर पे। लेकिन डोंट थिंक कि पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करेगा, हमें क्या पता कि क्या एक्सपोर्ट कर सकता है। इतनी बड़ी मार्केट है, हज़ारों एक्सपोर्टर्स हैं। आप बिजली सस्ती कर दें, आप गैस सस्ती कर दें, आप मतलब टैक्स रेट्स कम कर दें। इस वक्त आपने जो सुपर टैक्स लगाया, जो 10% पेनल्टी टैक्स है, वो एक्सपोर्ट के ऊपर भी है कि भाई तुम एक्सपोर्ट भी करोगे तो भी हम तुमसे 10% टैक्स लेंगे। 61% टैक्स है इस वक्त कंपनीज के ऊपर, जो 29% टैक्स है, फिर 10% सुपर टैक्स है, फिर 15% डिविडेंड टैक्स है, 2% वर्कर्स वेलफेयर फंड टैक्स है, और 5% वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है। तो ये कौन टैक्स दे सकता है? मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा मेरी सैलरी से काटते हैं। वो लगता है इनके काबू आया वो तो सारी सैलरी काट के ले, वो तो इसलिए कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो काट के ले जाते हैं। हाँ, लेकिन द थिंग इज़ कि जो कमाल ये है कि जो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है उसकी सैलरी से भी हम टैक्स काटते हैं, जिसका हुकूमत के वजीर आके कोई बैठ के बता देंगे इसके 3 बच्चे हैं तो वो पूरा कैसे करेगा 1.5 लाख में, आप उसका टैक्स काटते हैं। लेकिन आपने क्या इस साल के अंदर 1000 अरब रुपया PSDP में नहीं रखा? क्या उसमें से 100 अरब रुपये MNA और MPS के प्रोजेक्ट्स नहीं रखे? क्या वो ज़रूरत थी? क्या आपने 2800 अरब रुपये सूबों के नहीं रखे? 2800 अरब रुपये सूबे, और तकरीबन इतने ही पैसे हर साल खर्च करते हैं। एक बारिश आ गई, आपको नज़र आ गया ना PSDP का क्या फ़ायदा हुआ? ठीक। सो क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में कि यार सूबे और वफाक बैठ के बोले कि यार 2 साल तक हम 3 साल तक PSDP को जो है वो आधा कर देते हैं,
बेयर बोन्स पे ले आते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दे सकें। पहले तो एनएफसी के ऊपर बैठना पड़ेगा। नहीं तो एनएफसी पे भी बैठे, इस पे भी बैठे ना कि आप कभी फेडरल बजट सही हो ही नहीं सकता सर। एनएफसी के बाद भी गुजारिश ये है कि अगर सूबों के थोड़े से पैसे कम होते हैं, वफाक के पैसे कम होते हैं, तो फिर उसके बाद प्रायोरिटीज़ तो सेट होनी चाहिए ना। जो हुकूमतें इस साल 3800 अरब रुपया खर्च कर रही हैं PSDP के ऊपर, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आती कि 200-300 अरब रुपया नौकरी पेशा लोगों को ब्रेक देना चाहिए कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है? क्या उनको ये बात समझ में नहीं आती कि थोड़ी सी गैस सस्ती कर देनी चाहिए या बिजली सस्ती कर देनी चाहिए? आपने 243 अरब रुपए, मैं इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, अभी आपने ओवर बिलिंग की है, ठीक है। क्या हुकूमत को पहले वापस नहीं करने चाहिए उन लोगों को, ये लेस्को के सेप्को के जो कस्टमर्स थे जिससे आपने ओवर बिलिंग की है? 243 अरब रुपए की ओवर बिलिंग कर दी आपने। यार खुदा खौफी भी कोई चीज़ होती है। आपने ये सुना है सर कि लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं बिल भरने के लिए, लोगों ने बच्चों को स्कूल से निकाला है, लोगों ने जेवर बेचे हैं अपने, ये सब कुछ हुआ है और उसके बाद आप ओवर बिलिंग कर रहे हैं। कोई शर्म भी तो होनी चाहिए ना सर। है ही नहीं है। आसिफ पीर साहब, क्रिप्टो का आजकल बड़ा तस्करा आता है, कहते हैं हम बड़े क्रिप्टो से पैसे कमाएंगे, बिजली फालतू है, लोग तो बहुत महंगी है, बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्रिप्टो में डालेंगे पैसे, ट्रंप की फैमिली से भी कोई आएगा, वो विटकॉफ की फैमिली से भी कोई आएगा और हम अरबों डॉलर छापेंगे। कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, जो इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि माइनिंग करनी है और इलेक्ट्रिसिटी, अगर आई थिंक मिफ्ता आपको ज़्यादा बता सकते हैं कि कितनी फारिग है और कितनी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स आपको पावर बहुत चाहिए, दैट्स एंड चीप पावर चाहिए। देखें, अगर महंगी होगी तो वो कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं होगा। ये बाद में बताएंगे, लेकिन इज इट अ गुड बिजनेस मॉडल फॉर पाकिस्तान? इट डिपेंड्स कि हाउ यू वांट टू यूज़ इट, राइट। अगर आप कि पाकिस्तान में अगर आप डेटा देखें तो आपको हैरानगी होगी कि इतने सारे लोगों ने क्रिप्टो अकाउंट्स ऑलरेडी खोले हुए हैं, राइट, एंड दे आर यूजिंग इट। अब इसके यूज़ केसेस फ़र्क हैं। देखें, कोई इसको क्या रेमिटेंस के लिए यूज़ करना चाहता है, कोई अपने पैसे बाहर ले जाना चाहता है। व्हाट आर द यूज़ केसेस? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते सर। अब डिपेंडिंग ऑन हाउ वी रेगुलेट, राइट। वो मिफ्ता साहब हंस रहे हैं, लेकिन ये हाउ वी रेगुलेट, सबसे अच्छा इसमें रेगुलेटर का काम है ना कि व्हाट द रेगुलेशन फ्रेमवर्क इज। दैट्स व्हाई आई थिंक स्टेट बैंक इज फोकसिंग ऑन स्टेबल कॉइन एंड अदर स्टफ, नॉट जस्ट तो अब इसकी रेगुलेशन फ्रेमवर्क होगा तो उसके तहत ही आप काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही, तो जाहिर है उसमें जो भी चीज़, अगर रेगुलेशन फ्रेमवर्क नहीं होगा तो फिर तो इंटरमीडिएरी तो खत्म हो गया ना। दैट्स व्हाट द क्रिप्टो इज, राइट। नो, देयर इज नो लॉ जो इसको ओवरऑल एक रेगुलेट कर रहा हो पाकिस्तान में, कौन क्रिप्टोज में डालेगा, कौन नहीं डालेगा। काउंसिल बनी है तो अब ये रेगुलेटर भी, स्टेट बैंक ऑफ कोर्स हैव टू प्ले द रोल एंड रेगुलेटर हैज टू कम इन टू ओवरसाइट एंड क्रिएट द फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज, बट सो फार देयर इज नो लॉ, देयर इज नो रेगुलेटर। इट्स वर्किंग ऑन इट, दैट्स व्हाट आई हेard। आई थिंक स्टेट बैंक हैज इंटरवीन्ड रिसेंटली। ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे आपसे पूछूंगा इनकी बहुत सारी बातें, क्योंकि ये जो और देखिए इसके यूज केसेस पर फर्क है ना कि ये पाकिस्तान से पैसा ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है और देयर इज नो लॉ। देखें, आप पेपैल और दूसरी चीज़ें हम कह रहे थे पाकिस्तान में जब आएंगे तो देखें ये 2 वे ही होती है ना। तो अब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, आप कहें पैसे इधर आ जाएं, वापस ना ले जा सकूं, तो वो फिर वो चीज़ें आती नहीं है मुल्क में, राइट। तो ऑफ कोर्स जब क्रिप्टो आएगा तो वापस भी जाएगा। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मिफ्ता साहब, क्रिप्टो पाकिस्तान में क्या करना चाहिए? इसके साथ बड़ा पोटेंशियल है कि नहीं पोटेंशियल है? सर पोटेंशियल हो सकता है, ज़रूर हो। पैसा ले जाने के लिए तो पोटेंशियल है ना। आप क्रिप्टो वॉलेट ले आ सकते हैं यहाँ पे $1 मिलियन, किसी को पता ही नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम वहाँ पे रेगुलेशन पे उधर पहुँचे भी नहीं है। स्टेट बैंक में कोई गलती नहीं है, मतलब वो आहिस्ते आहिस्ते होती है रेगुलेट। तो फिर ये शौक क्यों आ रहा है इतना में क्रिप्टो? सर देखिए, जो एक क्रिप्टो का जो एडवांटेज था कि क्योंकि अमेरिका के सदर ने भी क्रिप्टो की कम कोनी थी, तो इन्होंने क्रिप्टो की कुछ बात की, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपको ज़रूरत है कि उनकी कंपनी में कुछ शेयर खरीदवाने हैं, क्रिप्टो खरीदवाने, अगर ट्रम्प को राज़ी करना है, जिसको भी करना है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो देखिए ना, यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, 2 लोग तो इस पैनल पे बैठे हुए हैं, आसिफ साहब और आरिफ भाई, जो कि पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हैं। इनको आप बोल सकते हैं कि यार तुम $1 मिलियन का खरीद लो। मंशा साहब को बोल सकते हैं, अलीम खान साहब को बोल सकते हैं कि भाई खरीद लो तुम लोग अपने अपने पैसे। अलीम साहब से तो मैं बात कर लूँगा, तो पहले इनसे साथ बैठे पूछे $1 मिलियन डालेंगे जी ट्रम्प को खुश करने के लिए? देखिए, ये तो हमारा, ये तो ऐसे ही उन्होंने कह दिया। आई थिंक मुफ्ता साहब ने, आई थिंक देखिए पर्पज़ ये है कि हम तो बिजनेस देखें, व्हाट इज़ अ बिजनेस वैल्यू एंड व्हाट्स ROI। जब तक कोई बिजनेस में ROI उसका ना हो तो आप तो कोई पैसे तो नहीं डालते। प्रॉपर बिजनेस मॉडल। देखिए, ये जो आइडिया था कि लोग इधर आके बिजली लें, तो बहुत अच्छी बात है कि कोई हमसे बिजली खरीदता है और उससे वो क्रिप्टो करता है और हमको बिजली का बिल देता है, हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। कहीं की फर्म आ जाए, अमेरिका की, चाइना की, करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में बिजली की वेरिएबल कॉस्ट भी जो है, जो ईंधन की कॉस्ट है, वो 8-9 सेंट है, और ये जो क्रिप्टो आपके बारे में आता है 3 सेंट से।
तो मेरा एक मशवरा हुकूमत पाकिस्तान को और तमाम लोगों को ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को अपनी एक कौड़ी नहीं डालनी चाहिए क्रिप्टो में। हुकूमत दूर रहे, हुकूमत इस बिज़नेस से दूर रहे, बिज़नेस को रेगुलेट ज़रूर कर लें आप। हुकूमत को ना क्रिप्टो पाकिस्तान में ख़रीदना चाहिए, ना अपनी कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रिप्टो में डालना चाहिए। हुकूमत जो है वो क्रिप्टो का रेगुलेशन ज़रूर कर ले, उस पर कोई हर्ज नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि बड़े सियासी घराने की किसी शख्सियत के $100 मिलियन डूब गए, नाम नहीं लेता उसके, तो इज़ इट ट्रू कि उसके क्रिप्टो में डूब गए? मैंने भी सुना है ये, तो 100 मिलियन का मुझे नहीं पता, मतलब $many मिलियन। तो इसका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान भी डालेगी तो वो भी डुबो सकती है, तो केयर करनी वो भी सकती है। लोगों ने पैसे भी कमाए हैं, ऐसी बात नहीं है, नीचे ऊपर होता है। और लेकिन देखिए ना, ये कोई एक मुल्क अगर है, अमेरिका है, वो डॉलर देता है, या यूरो जो है वो यूरोपियन यूनियन देता है, या पाकिस्तानी रुपये पाकिस्तान देता है, तो गवर्नमेंट पीछे खड़ी है। क्रिप्टो के पीछे कोई खड़ा नहीं है। क्रिप्टो ये है कि बड़ी मुश्किल से माइन होता है, बिजली बहुत लगती है, इसलिए क्रिप्टो की करेंसी की बहुत ज़्यादा वो नहीं है प्रोडक्शन। लेकिन अब लोग बिल्डिंगों के ऊपर भी क्रिप्टो निकाल रहे हैं, दीगर चीज़ों पर भी लगा रहे हैं, वो NFTs आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हमको जो है वो रेगुलेट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे करेंसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कैपिटल अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन है, और प्रैक्टिकली करंट अकाउंट पे भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम ऑफिशियली ना भी हों तो हम डॉलर भी रोक देते हैं कि $2000 से ज़्यादा नहीं जाना, हम तो एलसियाँ भी रोक देते हैं कभी कभार। यहाँ पे अगर लार्ज स्केल क्रिप्टो आ गया तो ये जो हवाले होते हैं और हुंडी होती है, ये हुंडी प्लस हो जाएगा। यस, ये मेरा फियर यही है, कैपिटल फ्लाइट हो सकती है। तो इसलिए आई थिंक जो भी चीज़ है उसके फ्रेमवर्क ज़रूर होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन जो हो तरीके से हो। आई थिंक अपॉर्चुनिटी तो हर चीज़ में है, जो कहेंगे वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। उसको यूज़ कैसे करना है, देखिए मैं आपको AI की पहले बात कर रहा था। AI गलत तरीके से भी यूज़ हो सकती है, AI अच्छे तरीके से भी हो सकती है। अच्छे तरीके से यूज़ होगी तो उसके बेतहाशा बेनिफिट हैं, अगर आप उसको दूसरी तरफ से नेगेटिव यूज़ करेंगे तो वो बहुत खतरनाक। सर, आपका एरिया ऐसा है कि हमें हर शोबे में मदद दे सकता है। ये बिल्कुल BISP का पैसा बांटते हैं, अगर यहाँ पे आपका डेटा इस्तेमाल करें तो उसका 4 आना भी मिसयूज़ नहीं होगा। गाड़ियाँ ढूंढते हैं पाकिस्तान में, स्मगल्ड कौन सी हैं, डेटा आपका यूज़ करें, कुछ नहीं होगा, एक 4 आने का पैसा भी गुम नहीं होगा। आपका डेटा बड़ी काम की चीज़ है, इन्हें इस्तेमाल नहीं करना आता। आई थिंक अनफॉर्चुनेट भी, और अब आई थिंक अवेयरनेस आई है। आई थिंक जिस तरह FBR में काफ़ी कंसल्टेंट जिस तरह आप हायर हुए हैं, आई थिंक दे आर फोकसिंग ऑन डेटा नाउ, बिकॉज रियलाइजेशन थी तो सही, बट आई थिंक अब एग्जीक्यूशन की तरफ इस्तेमाल भी करें ना। अब एग्जीक्यूशन, नादरा के पास ढेर था डाटा हमेशा से, उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। चीज़ कैच हो सकती है। मिफ्ता साहब तो खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री चला के आए हैं। सर डेटा हर चीज़ का होता है, इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल करना नहीं आता। और दूसरा वहाँ पे आसिफ साहब चाहिए। और जो गाड़ियाँ हैं सर, मैं आपको तो जो गाड़ियाँ हैं, हमें पता होती है कि गाड़ियाँ इस इलाके में स्मगल गाड़ियाँ घूम रही हैं, बलूचिस्तान के इस इलाके में, KP के इस इलाके में। फिर बहुत सारे सियासी कंसिडरेशन आ जाती है कि यार अब ये तो नहीं कर सकते यार, तो फिर क्या करें। आसिफ साहब, आपके सेक्टर में कुछ ऐसे रोड ब्लॉक्स हैं जो आपको ग्रोथ से रोक रहे हैं? आई थिंक जो आई वुड से कि ये आप जो पाकिस्तान की ऑफ कोर्स नाउ अभी इस वक्त जो पाकिस्तान की ब्रांडिंग रीजन में हुई है, जो आफ्टर दीज रीसेंट इंसिडेंट, आई थिंक पाकिस्तान इज़ इन मच बेटर पोजीशन। अगर हम पिछले प्रोग्राम में जब बात कर रहे थे तो पाकिस्तान की ब्रांड एज अ कंट्री बहुत अच्छी हुई। आई थिंक इसमें कोई शक नहीं। आई थिंक इसको 6 जहाज गिराने के बाद हम तगड़े हो गए। ये मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा, बट इवेंचुअली जो हमारी रेपुटेशन है, जिस तरह हमने डील किया, देखें ये नहीं होता हाउ डिड यू हैंडल द सिचुएशन मैच्योरली, सो वी हैव शोन द मैच्योरिटी। सर, मिडिल ईस्ट में हमारी पोजीशन भी अच्छी हुई है। मिडिल ईस्ट हमारे दोस्त यूरोप गए, उधर लोगों को मुबारकबाद मिली है कि यार तुम जीत के आए हो, ठीक है। और फारिस में मिली है, हर जगह पे मिली है, लेकिन जीत so maturity, and how did we show the maturity as a country everywhere, every angle. so इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारे पास ये सुनहरा मौका है कि ट्रिपल डाउन करें, नॉट डबल डाउन, कि अब इस ब्रांड पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ा, जो हमेशा हम नेगेटिव अब हम पॉजिटिव जोन में आए हैं। तो आई थिंक, और रीजन में ख़ास तौर पे ऑफ कोर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कितनी दफ़ा पाकिस्तान का नाम लिया, आपने सुना है पहले 5 सालों में कभी? तो आई थिंक दिस इज़ ऑल पॉजिटिव। अब पाकिस्तान को लोग एक अच्छी नेशन और ऑप्टिमिज्म, अब देखिए पॉजिटिविटी है ना, इसको कैसे कैपिटलाइज करें। देखिए हमने सेल करना है, हमने डील्स करनी है। देखिए डील मेकिंग, सेलिंग इज़ द की। अब आपने जाके अपने आप को जो भी आपके पास, आप तो कर सकते हैं ना, आपको रोक नहीं रहा कोई, गवर्नमेंट आपको कोई इसे फैसिलिटेट करे, कोई ऐसा रास्ता है कि रास्ता ये है कि देखें जो आप कह रहे हैं रोकने का, अब देखें वीज़ा की जो रिजीम है, हमें टैलेंट को बाहर जाना है।
वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस आर स्टिल देयर, यू नो, इतना आसान नहीं है। आज भी यूएई के वीज़े भी बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, सऊदी जब के वीज़े भी वापस से सिंगल एंट्री पे हो गए, पहले मल्टीपल होते थे हज के बाद। तो आई थिंक देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस कि हमें टैलेंट को आना जाना करना है ताकि हम सेल गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना। ये एक इस वक्त आई थिंक टेम्परेरी, आई थिंक आई वुड से कि इस वक्त हमें इस पोजीशन का फ़ायदा उठा के निगोशिएट करनी चाहिए ये चीज़ें कि yes, there are bad things and there are good things. There are good companies and there are bad people as well. Everywhere, it's around the world. How do you distinguish? How do you create the framework? कैसे आप framework बनाएं ताकि हर कोई उस पॉलिसी के, ये एक one shirt fit all वाली पॉलिसी है ना, वो नेगोशिएट करनी है कि जिस तरह अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हम क्लीन काम कर रहे हैं, वी आर सेंडिंग द राइट पीपल, सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा ट्रीटेड और अलाउड टू डू एनीथिंग। सब ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट को इनको हेल्प आउट करना चाहिए। सर देखें, दो पॉलिसी, इनके ऑफिस बने, गल्फ में जाएं, सऊदी अरब में जाएं, यूएई में, कतर में जाके दफ्तर खोलें, इनको हेल्प आउट करें। हमारी गवर्नमेंट एक चोर पकड़ने के लिए 9 शरीफ लोगों को बंद कर देती है, ठीक है। ये जो जिसका टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बंद से मुराद है कि जो उनको भी रोन देती है, ठीक है। लेकिन एक जो बात आसिफ भाई की है ना, वो बड़ी की बात है कि देखिए पिछले 5-7 सालों में आप देखें पाकिस्तान क्यों खबरों में आता था। यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई टेररिज्म इंसिडेंट हो गया, या हम तकरीबन बैंकरप्सी पे पहुँच गए, या IMF प्रोग्राम हो गया, या हमने कहीं से पैसे लिए। ये 4 खबरें हैं ना पाकिस्तान की, यही प्रोग्राम आते थे। पहली मरतबा प्रोग्राम आ रहा है कि पाकिस्तान ने तो भून के रख दिया हिंदुस्तान को, इधर मार रहे हैं उधर मार रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया। अब जो है हमारी दुनिया में इज्जत हो गई है। तो ये छोटा सा कभी एक टाइम मिलता है जिसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि अपनी चीज़ें। अब लेकिन काम ये है कि मैं अच्छा दूसरी बात बताऊँ, और ये लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करें फौरन। बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात ये है सर कि तेल जो है वो दुनिया में बहुत सस्ता हो गया है। $60 का तेल है जो 120 का होता था जब मैं वजीर था। $60 के तेल में फिस्कल स्पेस आ गई है, आपको फॉरेन एक्सचेंज स्पेस आ गई है, आपकी कमोडिटी साइकिल नीचे हो गई है जो यूक्रेन के बाद बड़ी थी। आपकी दुनिया में हर चीज़, गंदम सस्ता हो गया, रोई सस्ती हो गई, कपास सस्ती हो गई, वीट सस्ता हो गया। ये सब चीज़ें जब हो गई हैं तो इस वक्त अगर आप ये बेसिक फंडामेंटल रिफॉर्म करें, हम बात करते तो हुकूमत राइट साइजिंग की बात करती थी, एक आदमी ने निकाला। हुकूमत ने पेंशन रिफॉर्म्स की बात की, एक आदमी की पेंशन रिफॉर्म नहीं करी। हुकूमत ने कहा था हम डिवॉल्व करेंगे वजारत, एक चीज़ नहीं करी। हुकूमत ने कहा था हम बिस को सूबों को डिवॉल्व कर देंगे, नहीं कर सके। फर्टिलाइज़र की आज भी हम बात कर रहे हैं कि 2900 अरब रुपए का सर्कुलर डेट हो गया है, अब उसको ठीक कर रहे हैं, जबकि हम तो समझ रहे थे कि 1-2 साल पहले सर्कुलर डेट ख़त्म हो गया था। मतलब ये तो मतलब एक अनएंडिंग चीज़ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शहबाज साहब ने क्या बात की है, कोई एक रिफॉर्म तो करें, एक NFC का कमीशन तो बुलाएं, उससे बात तो करेंगे यार ये मुल्क दिवालिया हो रहा है, बिजनेसमैन कितना टैक्स देंगे। आप सोचे तो सही कि शहबाज साहब एक काम कर रहे हैं, वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं सर, या मुल्क बचा रहे हैं या नौकरी बचा रहे हैं। आई थिंक एक चीज़ जो बिजनेस टैक्सेस की मुफ्ता साहब ने बहुत बात कर ली। आई थिंक थोड़ा सा आई थिंक हमारे शूबे में मैं इसलिए बात करूंगा कि हमारा जो एवरेज सैलरी है ना वो लाख रुपए नहीं है, क्योंकि IT प्रोग्रामर और डेवलपर्स की सैलरी एवरेज सैलरीज 3 से 5 लाख के दरमियान होती है, राइट। तो जब वो 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए वाला जो टैलेंटेड बच्चा है, और वो टैलेंटेड बच्चा ही बाहर जाता है, 4 लाख वाले से कितना टैक्स कटता है? आप सोचे ना, वो तो मैं हायर स्लैब में आ गया ना, 4 मिलियन कट जाता। हाँ, तो अब हमें देखें वो इंडस्ट्री, अब वो बच्चे के लिए बाहर अपॉर्चुनिटी है, वो वही बच्चे हैं जो 4, 5, 6 लाख 10, तो क्योंकि वो ब्रेन है ना, असल लोग मिडिल मैनेजमेंट जो हर कंपनी को स्ट्रॉन्ग करनी होती है, वो लोगों को रास्ता मिलता है कि यार ये टैक्स बहुत कट रहा है, ये हो रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट ने जो भी थोड़ी बहुत कोशिश की कि थोड़ा सा टैक्स कम करने की कोशिश की डिफरेंट स्लैब्स में, आई थिंक इट्स ओवरऑल I know we are in IMF program, but ये मिफ्ता साहब is economist and there are many others कि how we can create the fiscal space for ये young talent, ये बहुत important है। अब जिस तरह फिर लोग क्या करते हैं सर, रास्ता ढूंढते हैं। अब लोग अगर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो अपने आप को फ्रीलांसर बना लेगा, रिमोट, वो नौकरी छोड़ के डायरेक्ट जॉब पकड़ लेगा हमारे ही क्लाइंट से या किसी और क्लाइंट से, बोलेगा यार मुझे डॉलर में पैसे दे दो ताकि मेरा टैक्स ना कटे, राइट। सो अब हमारे लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट हो गया, 35% का अगर टैक्स का डिसएडवांटेज क्रिएट हो गया तो वो मेरे पास काम क्यों करेगा। अब लोगों ने, कंपनियों ने ये काम शुरू कर दिया, मिड साइज़ का, पहले स्मॉल साइज़ करी थी, अब मिड साइज़ ने, उन्होंने कहा यार हमने अब डायरेक्ट एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसे देने हैं ताकि वो टैक्स का मसला ही ख़त्म हो जाए। अब अगर आप, मेरे पास एक एम्प्लॉय आ रहा है और इनके पास आ रहा है, और अगर हम डिफरेंट स्कीम पे चल रहे हैं दोनों, तो हमने 35% तो एज उनको वैसे ही मिल गया मेरे से, तो कैसे आप अच्छी कंपनियां कैसे compete करेंगी। आई थिंक इट्स अ वैलिड चैलेंज फॉर द इंडस्ट्री। आई थिंक इसको
आई नो कि आपने बजट से पहले भी ये सवाल उठाया था, लेकिन शायद फाइनेंस मिनिस्टर उसको सुनने को तैयार नहीं। सैलरी टैक्स के ऊपर बिल्कुल है। एक काम मिफ्ता इस्माइल ने सही किया था, इन्होंने बेसिक थ्रेशोल्ड को भी ऊपर ले गए थे और सैलरी स्लैब को भी ठीक किया था, लेकिन ये सारा कुछ इन्होंने अब बेड़ागर कर दिया। सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे, एंड आई थिंक वी नीड टू फाइंड अ वे कलेक्टिवली, बिकॉज इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम, इट्स नॉट लाइक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम के ये। सर ये काम फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये काम प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन IMF आपको 10 चीज़ें बोलता है, एक्सपेक्ट करता है कि आप 10 पे माने, लेकिन 8 पे वो निगोशिएट कर लेता है कि 8 मान गए तो भी काफ़ी है। आपको IMF ने कहा था एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाएं, आप नहीं माने। आपने IMF ने कहा आपको रिटेलर के ऊपर टैक्स लगाएं, आप नहीं माने। IMF ने कहा यार सूबों के साथ फिस्कल पैक्ट बनाओ, आप नहीं माने। IMF ने कहा बिस्क को नीचे करो, आप नहीं माने। आप IMF तो चाहता है कि आप PSDP के अंदर ये अखराजात रोक दें, आप मानते हैं वो बात को? आप 100 अरब रुपया जो MNAs और MPs के प्रोजेक्ट्स थे वो कहते हैं यार इस साल नहीं कर रहे, इस साल सैलरी वालों को रिलीफ दे दो, इस साल सैलरी वालों को रिलीफ दे दो। तो क्या ये थोड़ी नहीं दे सकते थे? आप ये ना कहें सर मैं भी IMF के साथ बैठा हूँ, आप पिक एंड चूज़ करते हैं। कहीं कहीं IMF ज़रूर जिद करता है कि ये चीज़ करना ज़रूरी है, लेकिन पिक एंड चूज़ तो आप कर सकते हैं ना सर। ऐसा तो नहीं है अगर डायरेक्ट ही IMF चला रहा है तो फिर विल नहीं है यहाँ पे सर, वो विल ही नहीं है, वो सोच नहीं है। वो ये सोच, ये जिस तरह अपनी सियासत बचाने की चाह रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स एज यूजुअल कर रहे हैं, इनको ये बात समझनी चाहिए कि सियासत तो हम देख चुके हैं कि क्या हुआ है मुस्लिम लीग की। अब कम से कम मुल्क को तरक्की कर लो, शायद हो जाएगा। और इस राह पे चलते रहे, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। हमारी हुक्मरानी नाक़िस हो गई है। आपको हुक्मरानी बेहतर करने के लिए हुकूमत की साइज़ छोटी और आई थिंक ये डिजिटल जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले सेगमेंट में कि आई थिंक हमें अपनी डिजिटल बैंडविड्थ को इम्प्रूव करना ये हमारे लिए नागज़ीर है। सर 5G थोड़े हैं, 4G 4 इतना तो आ जाए कि लोग इससे हर जगह चले, वो भी नहीं चल रहा। देखें हो क्या रहा है, अब 2 बड़ी टेलको कंपनीज एक डील में है, एक दो जुमलों में बस टाइम खत्म हो गया। टेलीनॉर एंड PTCL आपको पता है एक डील में एंगेज है। अब वो डील जब तक कंक्लूड नहीं होती, जिस भी वजह से नहीं कंक्लूड हो रही, वो दोनों ने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो क्या हो रहा है, इससे पाकिस्तान का नाम भी बदनाम हो रहा है, नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। और जो बाहर से आपका ऑफ कोर्स UAE का EN इज एन इन्वेस्टर, सो हाउ डू व्हाट दे आर थिंकिंग, मुझे इसके लीगल और ये मसले नहीं पता, बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज सम इट हैज़ टू बी सॉल्व ताकि इन्वेस्टमेंट तो हो। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी अगर इस चीज़ में, तो आपकी बैंडविड्थ बढ़ेगी कैसे और डिजिटल पाकिस्तान ग्रो कैसे करेगा? आसिफ पीर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब और आरिफ हबीब साहब, आप सबका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।